हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एक्सीलेंस में। यूपी एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू आपको एसएसटी की सीरीज़ दे रहा है। एसएसटी के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आपके इस यूपी एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अब तक एसएसटी की 5 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। ये जो आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये एसएसटी का 6वां प्रैक्टिस सेट है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 5 प्रैक्टिस सेट को अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उन प्रैक्टिस सेट्स को देख लें। क्यों? क्योंकि आप ध्यान देंगे कि इन सारे प्रैक्टिस सेट से ही आपको आपके पेपर में एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को लेकर के आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है, पहला क्वेश्चन है, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच अ कोल्ड, हु सेड दिस स्टेटमेंट। वो कह रहा है व्हेन फ्रांस स्नीज, जब फ्रांस छींकता है तो रेस्ट ऑफ यूरोप, पूरे यूरोप को पकड़ लेता है कोल्ड, मतलब ठंड महसूस होने लगती है, सर्द लग जाती है। ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन दे रहा है मैटरनिक, दूसरा दे रहा है जुसेप्पे गैरिबाल्डी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है नेपोलियन बोनापार्ट और इसका चौथा जो ऑप्शन है वो है ऑटोवन बिस्मार्क। याद रखिएगा ये जो स्टेटमेंट है, याद बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। और ये स्टेटमेंट अगर किसी ने दिया था वो दिया था मैटरनिक ने। यानी आपका जो ए नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हु हैड मेजर रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। वो कह रहा है जर्मन यूनिफिकेशन में सबसे ज़्यादा मेजर रोल अगर किसी ने प्ले किया है वो किसने किया है? विलियम फर्स्ट ने, जुसेप्पे गैरिबाल्डी ने, ऑटोवन बिस्मार्क ने या कोवूर ने। याद रखिएगा जो जर्मन के यूनिफिकेशन में अगर किसी का सबसे ज़्यादा रोल है जर्मनी यूनिफिकेशन में तो वो रोल है ऑटोवन बिस्मार्क का। ऑटोवन बिस्मार्क का रोल जर्मन यूनिफिकेशन में है, इसलिए जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए ऑटोवन बिस्मार्क इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट वाज द मेन कॉज, क्या मुख्य कारण है एंड ऑफ कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ के समाप्त होने पर इन ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त हो गया, इसका मुख्य कारण क्या था? पहला कह रहा है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, प्रोटेस्ट किया जा रहा था बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन पीपल, अर्बन पीपल्स के द्वारा और इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और तीसरा जो ऑप्शन बनता है आपका वो है कंट्रोल ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पर कंट्रोल। लास्ट ऑप्शन एक्सेसिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो होगा प्रोटेस्ट बाय इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन पीपल। इनके द्वारा ही प्रोटेस्ट करके इस कॉर्न लॉ को एक्टिव कराया गया था और इनके ही द्वारा इस कॉर्न लॉ को समाप्त कराया गया, प्रोटेस्ट बाय इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन पीपल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हेन वाज आईएमएफ फॉर्म्ड। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कब फॉर्म किया गया था? याद रखिएगा ये जो आईएमएफ है ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो इससे 2 शाखाएं बनी। पहली बनी, 2 इंस्टीट्यूशन बनाए गए, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से उनको कहा गया। पहला बना आईएमएफ जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा बना वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा वो जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ वो 1944 में हुआ और उसी पीरियड ऑफ टाइम पर ये दोनों इंस्टीट्यूशन बने, इसलिए 1944 भी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी आईएमएफ को एस्टैब्लिशमेंट किया गया है 1944 में। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में, कई बार आपके प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका, जो हम प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। कह रहा है द बुक गुलामगिरी, गुलामगिरी इज रिलेटेड टू, गुलामगिरी किससे रिलेटेड है? देखो यहाँ पर ये नहीं पूछा इस बार कि गुलामगिरी किसने लिखी है, गुलामगिरी इज रिटन बाय नहीं पूछा है, पूछा है गुलामगिरी इज रिलेटेड टू, गुलामगिरी किससे रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कास्ट सिस्टम से, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कम्युनलिज्म से, तीसरा दे रहा है अनटचेबिलिटी से और चौथा ऑप्शन दे रहा है चाइल्ड मैरिज से। मैं यहाँ पर बता दूं आपको, यहाँ पर जो गुलामगिरी है वो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखी गई है, ज्योतिबा राव फूले, और ये बेस्ड है अनटचेबल्स यानी स्लेवर्स के ऊपर, स्लेवरी के ऊपर लिखी गई है बुक। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पढ़ेंगे जरा। कह रहा पावर इज शेयर्ड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। कह रहा है बेल्जियम की किस कम्युनिटी
के साथ पावर शेयर की गई। पावर इज शेयर्ड एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। पहला कह रहा है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, दूसरा कह रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा कह रहा है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और चौथा कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। याद रखिएगा क्योंकि उसने यहाँ पर पूछा है आपसे कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ग्रुप हो जाएगा। देखते हैं पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पढ़ा जाए जरा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टू विच इंस्टीट्यूशन 33% रिजर्वेशन हैज बीन गिवन द वुमेन्स इन द वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। 2023 के वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के थ्रू किन किन इंस्टीट्यूशंस पर वुमेन्स को 33% का रिजर्वेशन दे दिया गया है। मैं आपको यहाँ बता दूं, इसका ऑप्शन लोकसभा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लोकसभा में अब दे दिया गया है। लेजिस्लेटिव असेंबली भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दिल्ली एक लेजिस्लेचर असेंबली की तरह काम करता है, इसलिए दिल्ली लेजिस्लेचर भी हो जाएगा। अब अगर तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे तो हम तीनों में टिक नहीं कर सकते, इसलिए इसका लास्ट वाला का ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इस वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 के थ्रू वुमेन्स को 33% का रिजर्वेशन दिया गया है, 33% का रिजर्वेशन दे दिया गया है इन दी लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द दिल्ली लेजिस्लेचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन डज द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म बिगिन। कब कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम शुरू होती है। रिलीजन बिकम बेसिस ऑफ नेशन, एनी वन रिलीजन इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, कोई एक रिलीजन जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। एवरी रिलीजन इज इक्वली ट्रीटेड, भाई इक्वली ट्रीट करोगे तो फिर कम्युनलिज्म जैसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन ही नहीं होगा हमारे लिए। रिलीजन बिकम बेसिस ऑफ द नेशन, रिलीजन के बेस पर अगर कोई नेशन बना है, या एनी रिलीजन इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, अगर कोई धर्म किसी पॉलिटिक्स से, किसी राजनीति से रिलेट करता है। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए हमारे पास जो डी ऑप्शन दे रखा है ना, बोथ ए एंड बी, ये करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आर देयर इन इंडिया। हाउ मैनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कह रहा है बॉस, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जब कहे तो उसका ऑप्शन करेक्ट होगा 6। जब भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहेगा तो आंसर करेक्ट होगा 6, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है विच इज नॉट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। इन पॉइंट्स में कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो डेमोक्रेसी से रिलेट नहीं करता। पहले कह रहा है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, भाई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना जरूरी है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का होना जरूरी है, लेकिन हमसे तो पूछा है नॉट, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ द मेजॉरिटी, कह रहा मेजॉरिटी की सरकार होनी चाहिए, ये गलत है भाई। इंडिपेंडेंट एंड इंपीरियल इलेक्शन होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, लेकिन हमसे गलत पूछा है इसलिए ये गलत हो जाएंगे। हमसे गलत पूछा है तो गलत एक ही स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि रूल होना चाहिए मेजॉरिटी का, गवर्नमेंट ऑफ द मेजॉरिटी, ये गलत हो जाएगा। मेजॉरिटी की सरकार नहीं होगी, किसी एक धर्म विशेष की, किसी एक ग्रुप की सरकार नहीं होगी। जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही इलेक्ट करेगी अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और वो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर अपनी मेजॉरिटी, जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा उनकी मेजॉरिटी ही सरकार का फॉर्मेशन करेगी, ये ध्यान रखिएगा। डेमोक्रेसी के अंदर जनता सर्वोपरि है, कोई ग्रुप, कोई किसी ग्रुप की मेजॉरिटी सर्वोपरि नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टेरेस यानी स्टेप फार्मिंग इज डन। इन स्टेट्स में से कितने स्टेट्स ऐसे हैं, या कौन से स्टेट ऐसा है जहां पर टेरेस फार्मिंग की जाती है, सीढ़ीदार खेत बना करके फार्मिंग की जाती है। पंजाब के अंदर, प्लेन्स ऑफ यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर और उत्तराखंड के अंदर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जहां भी स्टेप फार्मिंग की जाती है वो हिल स्टेशन होगा, हिल स्टेशन होगा, पहाड़ी इलाकों में इस तरह की खेती की जाती है। तो याद रखिएगा, हमें एक ही प्लेस दिख रहा है जो हिली एरिया है, वो है उत्तराखंड। सो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भाई। कह रहा है इन विच ईयर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवन, भारतीय वन्य जीवन प्रोटेक्शन एक्ट कब आया। 1970 के अंदर आया, 1974 के अंदर आया, 1972 के अंदर आया, 1976 के अंदर आया। बॉस ये चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1972।
1972। याद रखिएगा, एक और चीज पूछता है, कहता है बताइए व्हेन प्रोजेक्ट टाइगर कम्स, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में नहीं आया, तो प्रोजेक्ट टाइगर आया है 1973 में, 1973 में। और 1972 में आया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, कोडरमा लोकेटेड इन झारखंड इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। भाई माइका का है, कोडरमा के लिए माइका, माइका देखिए ऑप्शन में है, माइका लगाइए, आगे बढ़ा जाए भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी पर कौन सी फसल ज्यादा उगती है। मैंने 10 बार बताया है आपको, ब्लैक सॉइल पर सबसे अच्छा कॉटन उगता है। सो 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कॉटन। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट एसोसिएटेड विद हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। ये जो हजीरा से विजयपुर और विजयपुर से जगदीशपुर जो पाइपलाइन चलती है, ये कहाँ पर है। महाराष्ट्र के अंदर है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है। आपको ये बताने कि मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है कि उत्तर प्रदेश में है। सो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो बॉस अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन व्हाट बेसिस द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज डिटरमाइंड। किस आधार पर आप किसी कंट्री का डेवलपमेंट डिटरमाइन कर पाओगे, उसका विकास डिटरमाइन कर पाओगे। यहां पर 4 ऑप्शन दिए, पहला दे रहा है पर कैपिटा इनकम, दूसरा दे रहा है हेल्थ सिचुएशन, तीसरा दे रहा है एवरेज लिटरेसी लेवल और चौथा दे रहा है ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा मैं आपको एक ऑप्शन क्लियर कर दे रहा हूं, तो याद रखिएगा मैं आपको यहां पर एक ऑप्शन क्लियर कर दे रहा हूं। पहला ऑप्शन कह रहा है पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल पर कैपिटा इनकम करेक्ट है। पर कैपिटा इनकम से डेवलपमेंट को आप डिटरमाइन कर सकते हो, वहां की हेल्थ सिचुएशन से आप वहां का डेवलपमेंट को डिटरमाइन कर सकते हो, वहां के लिटरेसी रेट से आप वहां के डेवलपमेंट को डिटरमाइन कर सकते हो। बॉस अगर तीनों जगह से आप डिटरमाइन कर सकते हो तो चौथा जब ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दे रखा है तो हम ऑल ऑफ दीज ही लगाएंगे, ये याद रखिएगा। तो 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई। अगला क्वेश्चन है इन विच सेक्टर द मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड। ये जो मिल्क का प्रोडक्शन है या उसकी प्रोसेसिंग है ये कहां पर आता है। प्राइमरी सेक्टर में आता है, क्वाटरनरी सेक्टर में आता है, सेकेंडरी में आता है कि टर्सरी में आता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं। याद रखिएगा इसमें जो प्राइमरी सेक्टर है ये बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल और नेचुरल प्रोसेस है। सेकेंडरी सेक्टर ये बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसका जो टर्सरी सेक्टर है ये बेस्ड ऑन सर्विस सेक्टर है। और हमारे पास पूछ रहा है मिल्क, तो मिल्क नेचुरल और एग्रीकल्चरल के अंदर आता है। सो दैट्स अ प्राइमरी सेक्टर। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड एज अ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोनिंग। फॉर्मल सोर्स क्या है, देखिए इनफॉर्मल सोर्स की बात नहीं कर रहा है, फॉर्मल सोर्स की डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर तरीका है लेने का लोन। कह रहा है बैंक होगा, ऑप्शन नंबर ए बैंक, दूसरा कह रहा है एम्प्लॉयर्स, तीसरा कह रहा है मनी लेंडर्स, चौथा कह रहा है बिजनेसमैन। ध्यान रखिएगा आपका फॉर्मल सेक्टर से लिया गया लोन वही लोन कहलाएगा जो लिया जाए कहां से, बैंक से। सो ऑप्शन नंबर 18 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हु इशूज करेंसी नोट। नोट्स की करेंसी कौन जारी करता है, बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, केंद्र सरकार के अधीनस्थ कार्य करते हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी, या गवर्नर। याद रखिएगा यहां पर अगर करेंसी जारी करने का अधिकार किसी के पास है, नोट जारी करने का अधिकार, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, आरबीआई के पास। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का वो कॉमन तरीका क्या होगा फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, ऑफ अ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में किसी कंट्री पर।
कह रहा टू स्टैब्लिश अ न्यू कंपनी, नई कंपनी स्टैब्लिश करना, हाँ ये करेक्ट है। कह रहा बाई द लोकल कंपनी, किसी छोटी कंपनी को, किसी लोकल कंपनी को ही खरीद लेना, ये भी करेक्ट है। पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज, कैप्चरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। भाई चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं अपने आप में दम रखते हैं, बट इसका जो बेसिक्स है, जो इसका बेसिक आंसर है, वो कहता है वहां पर मल्टीनेशनल कंपनी अगर स्टैब्लिश होती है तो वो जो सबसे पहले छोटी कंपनी को तलाशती है। कोई अगर छोटी कंपनी है तो उसे ही अब खा जाती है, मतलब अपने में एक्वायर कर लेती है, तो बाई कर लेती है। बाई द लोकल कंपनीज इज द करेक्ट आंसर, यानी इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक आंसर है इसका, बी। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को भाई सब्सक्राइब करिए। एटलीस्ट सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए तो फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट करें। आई होप सो कि वो जल्दी हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।